2 साल 7 दिन। न जाने मेरी माँ कितनी बदल गई होगी। बस माँ, सिर्फ 2 घंटे और, फिर आपकी लाडो आपके पास होगी। भैया, शास्त्री नगर चलोगे? हाँ बहन जी, बैठिए। चलो भैया। माँ को कहा था कि कल आऊंगी, लेकिन आज देखकर तो वो उछल ही पड़ेंगी। यहीं रुकिया भैया, मेरा घर आ गया। माँ, सरप्राइज। माँ, अरे मेरी लाडो, तू आ गई। तू तो कह रही थी कि कल आएगी। फौजी अपनी मर्जी से आता है माँ, टाइम टेबल से नहीं। और वाह, हाँ, गाजर का हलवा आपको कैसे पता चला? माँ हूँ तेरी, दिल की घंटी पहले ही बज जाती है। जा जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। माँ, पहले आप चखो। तू खा बेटा, मेरा पेट तो तुझे देख कर ही। माँ, क्या हुआ माँ? आंखें खोलो। नहीं नहीं, ये हार्ट अटैक है। रिया शांत रह, तुझे टूटना नहीं है। ऑटो, रुकिए। भैया, जिला अस्पताल ले चलो, सबसे तेज। जितनी रफ्तार बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। माँ, उठो। आपने ही तो कहा था कि फौजी की माँ कमजोर नहीं होती। हार मत मानो माँ, हम बस पहुंच गए। ऑटो वाला भी शीशे से देख रहा था और उसने अपनी जान लगाकर ऑटो भगाया। शहर की ट्रैफिक को चीरते हुए वो 10 मिनट में सरकारी जिला अस्पताल के गेट पर पहुंच गए। रिया ने सोचा था कि अस्पताल पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा, यहां डॉक्टर्स होंगे, इलाज होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बिल्डिंग को वो अस्पताल समझ रही है, वो असल में शैतानों का अड्डा बन चुका है। रिया ने मां को गोद में उठाया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी। अस्पताल का मंजर भयानक था। गंदी चादरें, फर्श पर पड़े मरीज और पान की पीक से रंगी दीवारें। बदबू इतनी थी कि किसी स्वस्थ इंसान को भी बीमार कर दे। रिया सीधे रिसेप्शन पर नहीं, बल्कि डॉक्टर के केबिन की तरफ भागी। वहां एक नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर विकास खन्ना। दरवाजा धकेलते हुए रिया अंदर घुसी। डॉक्टर, प्लीज हेल्प! मेरी मां रिया की सांस फूल रही थी। अंदर का नजारा देखकर रिया का खून खौल उठा। डॉक्टर खन्ना अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठे थे। ऐसी फुल स्पीड में चल रहा था। एक हाथ में चाय का कप था और दूसरे हाथ में महंगा आईफोन। वो बड़े मजे से किसी से फोन पर बात कर रहे थे और हंस रहे थे। रिया को अंदर आते देख डॉक्टर के माथे पर शिकन आ गई। उसने फोन कान से हटाया नहीं, बस हाथ से इशारा किया कि बाहर जाओ। रिया ने मां को पास के एक स्ट्रेचर पर लिटाया, जिसकी चादर मैली थी। डॉक्टर साहब, इन्हें हार्ट अटैक आया है, प्लीज फोन रखिए, इनकी नब्ज डूब रही है, रिया ने लगभग चीखते हुए कहा। डॉक्टर खन्ना ने अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर कहा, बेबी, होल्ड करना, कोई मुसीबत आ गई है। उसने फोन को कान से हटाकर मेज पर रखा, लेकिन काटा नहीं। उसने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। रिया ने सादे कपड़े पहने थे, बस उसके पैरों में अभी भी फौजी मोजे थे, जो वो हड़बड़ी में उतारना भूल गई थी। डॉक्टर खन्ना ने अकड़ कर कहा, ओ हेलो, ये क्या तरीका है? केबिन में घुसने का दिखता नहीं। मैं बिजी हूं, सरकारी अस्पताल है, ये तुम्हारे बाप का बगीचा नहीं। बाहर जाओ और लाइन में लगकर पर्चा बनवाओ। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब गुस्सा भी आने लगा था। रिया बोली, सर, पर्चा बाद में बन जाएगा, आप पहले इन्हें ऑक्सीजन दीजिए, इंजेक्शन लगाइए। अगर 5 मिनट और निकल गए तो ये नहीं बचेंगी।
डॉक्टर खन्ना ने नाक सिकोड़ी। अरे भाई, प्रोसीजर होता है हर चीज का। पहले 10 नंबर खिड़की पर जाओ, 5 रुपये का पर्चा कटवाओ, फिर कंपाउंडर बीपी चेक करेगा, तब मैं देखूंगा। यहां सब मरने ही आते हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं आता। रिया का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसकी मां की सांसें उखड़ रही थीं। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। रिया डॉक्टर की मेज के पास गई और दोनों हाथों से मेज पर झुककर बोली, डॉक्टर, मैं इंडियन आर्मी में कैप्टन हूं। सरहद पर खड़ी रहती हूं ताकि आप यहां चैन से अपनी कुर्सी पर बैठ सकें। मेरी मां मर रही है, मुझे प्रोसीजर मत समझ आइए, इलाज शुरू कीजिए। आर्मी शब्द सुनकर डॉक्टर खन्ना की हेकड़ी कम होने के बजाय और बयारिच गई। उसे फौजियों से वैसे भी चिढ़ थी, क्योंकि उसे लगता था कि इन्हें फालतू की इज्जत मिलती है। खन्ना हंसा, एक बहुत ही घटिया हंसी, और बोला, ओ हो मैडम, फौजी हैं तो मैं क्या करूं, आरती उतारूं? आपका सुनो, तुम वहां बॉर्डर पर गोली चलाती होगी, यहां मेरा राज चलता है। और सुन, अगर तुझे इतना ही जल्दी है ना, तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत लगती है। डॉक्टर ने अपनी उंगलियों को नचाते हुए पैसे का इशारा किया। 50,000 टेबल पर रख दे, अभी 4 डॉक्टर और 2 नर्स तेरी मां के पैरों में खड़े कर दूंगा, वरना सरकारी खटिया पर पड़ी रहने दे, मरे या जे। रिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो एक मरती हुई औरत की जान का सौदा कर रहा था। रिया की मुट्ठियां भींच गईं। पैसे ले लेना, डॉक्टर जितने चाहिए ले लेना, लेकिन अभी इलाज करो। रिया ने गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। ये बात डॉक्टर खन्ना को चुभ गई। एक आम लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। दूर हट जाहिल औरत, डॉक्टर ने जोर से चिल्लाया। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? फिर उसने जोर से आवाज लगाई, अरे गार्ड, पुलिस, देखो ये लड़की गुंडागर्दी कर रही है, इसे बाहर निकालो। डॉक्टर खन्ना की आवाज सुनकर अस्पताल के कॉरिडोर में भारी जूतों की ठक ठक गूंजने लगी। अगले ही पल केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर तोमर अंदर दाखिल हुआ। तोमर इस इलाके का सबसे भ्रष्ट पुलिस वाला था। उसकी वर्दी की शर्ट के बटन पेट के पास खींचे हुए थे और मुंह में पान मसाला भरा था। वो डॉक्टर खन्ना का पुराना यार था। दोनों मिलकर मरीजों और उनके घर वालों को लूटते थे। तोमर ने अंदर आते ही अपनी लाठी टेबल पर पटकी और बोला, क्यों शोर मचा रखा है बे? डॉक्टर खन्ना ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। उसने घबराए हुए होने का दिखावा करते हुए कहा, अरे तोमर भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, ये पागल औरत मेरे साथ मारपीट कर रही है। कहती है अभी के अभी इलाज करो, वरना जान से मार दूंगी। लेकिन तोमर को सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस अपनी ताकत दिखानी थी। तोमर ने रिया की तरफ देखा। रिया की आंखों में अभी भी आंसू थे और वो मां के स्ट्रेचर के पास खड़ी थी। तोमर ने रिया के कंधे पर जोर से हाथ रखा और उसे पीछे खींचा। ओए मैडम, डॉक्टर साहब पर हाथ उठाती है, सरकारी काम में बाधा डालती है तेरा। तो मैं अभी इलाज करता हूं। रिया, जो एक ट्रेंड फौजी थी, उसका रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत जाग गया। जैसे ही तोमर ने उसे छुआ, रिया ने बिजली की रफ्तार से उसका हाथ कलाई से पकड़ा और मरोड़ दिया। आहा! तोमर दर्द से चीख पड़ा। हाथ छोड़ मेरा। रिया ने उसकी कलाई छोड़ी और उसे धक्का दिया। तोमर 2 कदम पीछे जा गिरा। रिया ने कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से पेश आओ, मैं कोई गुंडी नहीं हूं, मैं इंडियन आर्मी की कैप्टन रिया हूं। रिया ने अपनी जेब से अपना आर्मी आईडी कार्ड निकाला और तोमर के चेहरे के सामने कर दिया। मेरी मां की हालत सीरियस है। डॉक्टर इलाज करने के बजाय रिश्वत मांग रहा है। तुम्हारी ड्यूटी मेरी मदद करने की है, मुझे डराने की नहीं। केबिन में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर खन्ना और तोमर दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। फिर अचानक दोनों जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हो डॉक्टर साहब, तोमर ने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा, जिसमें अब भी दर्द हो रहा था। मैडम फौजी हैं, कैप्टन है। तोमर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो रिया के करीब आया। उसके मुंह से पान मसाले की बदबू आ रही थी। उसने रिया के हाथ से उसका आईडी कार्ड छीना और बिना देखे उसे टेबल पर फेंक दिया। उसके बाद तोमर ने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह बॉर्डर नहीं है जहां तू हीरो बनेगी, ये मेरा इलाका है, यहां मेरा कानून चलता है, आर्मी का नहीं। तूने वर्दी वाले पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। रिया को विश्वास नहीं हो रहा था। तुम एक फौजी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, वो भी तब जब मेरी मां मर रही है, डॉक्टर खन्ना ने पीछे से कहा। अरे मरने दे बुढ़िया को,
तोमर तुम इसे ले जा, इसने मुझे धमकी दी है। इस पर नॉन बेलेबल गैर जमानती धारा लगा। और हाँ, थोड़ा सबक भी सिखाना ताकि दोबारा किसी डॉक्टर से पंगा न ले। तोमर ने अपने 2 हवलदारों को आवाज दी, अरे बब्बन, कालिया अंदर आओ दो। मोटे ताजे हवलदार अंदर घुस आए। पकड़ लो इस शेरनी को, बहुत गर्मी है, इसके खून में थाने ले जाकर ठंडी करेंगे। रिया चीखी, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रिया ने लड़ने की कोशिश की। वो एक कमांडो थी, वो चाहती तो उन तीनों को वहीं ढेर कर सकती थी। उसने एक हवलदार को धक्का दिया, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। सावित्री देवी का हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक गया था। वो बहुत धीरे धीरे कह रही थी, बेटी रिया मत लड़, ये मार देंगे तुझे मां की। वो टूटी हुई आवाज सुनकर रिया कमजोर पड़ गई। वो अपनी मां की जान बचाने के लिए सिस्टम से लड़ रही थी, पर सिस्टम उसकी मां को ही मारने पर तुला था। इसी एक पल की कमजोरी का फायदा तोमर ने उठाया। उसने पीछे से रिया के बाल पकड़े और उसे घसीटा। हाँ रिया, कराह उठी। मां मां, रिया चिल्लाई। डॉक्टर, भगवान के लिए मेरी मां को ऑक्सीजन लगा दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूं, मुझे जेल ले जाओ, मार लो, पर मेरी मां को बचा लो। रिया को पकड़कर केबिन से बाहर ले जाया जा रहा था। उसके पैर जमीन पर रगड़ रहे थे। वो अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। मां, मैं वापस आऊंगी मां, तुम हार मत मानना। उधर स्ट्रेचर पर पड़ी सावित्री देवी की आंखों से एक आंसू टपका और गाल पर लुढ़क गया। उनकी धुंधली होती आंखों के सामने उनकी बेटी को गुंडों की तरह पकड़कर ले जाया जा रहा था। जिस बेटी पर उन्हें नाज था, आज वही उनके सामने बेबस थी। तोमर ने रिया को अस्पताल के बाहर खड़ी पुलिस जीप में किसी जानवर की तरह धकेल दिया। तोमर ने जीप का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर से बोला, कोतवाली ले चल, आज इस फौजी मैडम को बताते हैं कि असली पावर किसके पास है। जीप धूल उड़ाते हुए निकल गई। पीछे अस्पताल के उस ठंडे केबिन में सावित्री देवी अब अकेली थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टर खन्ना ने घिनौनी हंसी के साथ अपनी चाय का कप फिर से उठाया और बोला, बड़ा ड्रामा करती थी, अब मरेगी तो अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर और पुलिस वाले ये भूल गए थे कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो सिर्फ फूटता नहीं है, बल्कि सैलाब लाता है। अस्पताल के बाहर एक खंभे के पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था। वो था अस्पताल का पुराना सफाई कर्मचारी रामू काका। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कई बार गरीबों को यहां मरते देखा था, लेकिन आज एक देश की रक्षक के साथ जो हुआ, उसने उसकी रूह कंपा दी। रामू काका ने इधर उधर देखा, किसी का ध्यान उन पर नहीं था। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना टूटा हुआ नोकिया का फोन निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें याद आया कि पिछले महीने ही शहर में एक नई डीएम मैडम आई हैं, अवंतिका सिंह। उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि डीएम मैडम ने अपना एक सीक्रेट हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी सीधे शिकायत कर सकता है। रामू काका ने पर्ची निकाली जिस पर वो नंबर लिखा था और कांपते हाथों से नंबर डायल किया। घंटी बजी। हेलो। रामू काका की आवाज डर से थरथरा रही थी। उधर से एक कड़क और साफ आवाज आई, हाँ डीएम ऑफिस से बोल रही हूं, बताइए क्या समस्या है। रामू काका रो पड़े। मैडम जी, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। यहां जिला अस्पताल में पुलिस और डॉक्टर ने मिलकर एक फौजी बेटी को मार मार के जेल में डाल दिया और उसकी मां यहां स्ट्रेचर पर मर रही है। मैडम, कोई देखने वाला नहीं है, बचा लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। फोन की दूसरी तरफ डीएम अवंतिका सिंह जो अपनी फाइल साइन कर रही थी, उनका हाथ रुक गया। फौजी, मां और पुलिस की बदतमीजी। अवंतिका ने पेन को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि उसकी निब टूट गई। उन्होंने अपने पीए को आदेश दिया, गाड़ी निकालो अभी के अभी। पीए ने पूछा, मैम सायरन वाली गाड़ी पुलिस एस्कॉर्ट बुला लूं? अवंतिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शिकारी वाली चमक। नहीं, अवंतिका ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, आज डीएम अवंतिका सिंह नहीं जाएगी, आज वहां वो जाएगी जिसका इन हरामखोरों को अंदाजा भी नहीं है। मेरी पुरानी वैगनार निकालो, और हां, मुझे एक पुरानी साड़ी और घूंघट चाहिए। पीए हैरान था, मैम आप क्या करने वाली हैं? अवंतिका ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। आज इनका इलाज मैं करूंगी अपने तरीके से। डीएम आम औरत बन गई। अब वह उसी भेष में जिला अस्पताल के उस वीआईपी केबिन में जाती है। वहां अभी भी हंसी ठिठोली चल रही थी। डॉक्टर खन्ना और इंस्पेक्टर तोमर समोसे खा रहे थे।
तोमर ने मुंह में समोसा भरते हुए कहा, मान गए डॉक्टर साहब, क्या गेम बजाया है? उस फौजी का अब वो जेल में सड़ेगी और उसकी बुढ़िया मां यहां तड़प तड़प के मर जाएगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। डॉक्टर खन्ना हंसा। अरे तोमर, ये फौज वाले खुद को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं तो क्या हुआ, शहर में तो हमारा राज है। वैसे उस लड़की को छोड़ना मत जब तक वो 1 लाख रुपए ना दे दे। तभी केबिन के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। बाबूजी, ओ बाबूजी, एक कांपती हुई बुजुर्ग सी आवाज आई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसने मैली कुचैली साड़ी पहनी थी, सिर पर लंबा घूंघट था और हाथ में एक लाठी थी जिसके सहारे वो झुककर खड़ी थी। देखने में वो कोई गांव की गरीब बेचारी लग रही थी। तोमर ने चीख कर कहा, ए बुढ़िया, अंदर कैसे घुस आई? दिख नहीं रहा, साहब लोग नाश्ता कर रहे हैं, चल भाग। यहां से वो औरत धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़ लिया। साहब, मेरी बहू बहुत बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल समझ के आई थी, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा, बाबूजी कोई पर्ची लिख दो। डॉक्टर खन्ना ने नाक सिकोड़ी। उफ, कैसी बदबू आ रही है इससे। अरे ओ माई, यहां कोई खैरात नहीं बन रही, इलाज कराना है तो पैसे ला, वरना अपनी बहू को ले जा। शमशान घाट दिमाग मत खराब कर। घूंघट के पीछे अवंतिका के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। वो सबूत चाहती थी। अवंतिका ने और लाचारी दिखाई। बाबूजी, आप तो भगवान हो। अभी बाहर सुना मैंने कि एक फौजी मैडम की मां को भी आपने नहीं देखा। वो बेचारी रो रही थी, पुलिस वाले उसे ले गए। क्या गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है? साहब, तोमर ने हंसते हुए अपनी बेल्ट ठीक की। कानून? अरे ओ अनपढ़ औरत, मैं हूं कानून, मेरी वर्दी कानून है। उस फौजी को मैंने जेल में ठूंस दिया, उसकी मां मरने वाली है और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। तू क्या चीज है? चल निकल, वरना तेरे घुटने भी तोड़ दूंगा। जैसे ही तोमर ने उस औरत को धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया, कहानी पलट गई। तोमर का हाथ उस औरत के कंधे तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक उस कमजोर औरत ने हवा में ही तोमर का हाथ पकड़ लिया। पकड़ इतनी सख्त थी जैसे किसी लोहे के शिकंजे ने जकड़ लिया हो। तोमर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथ हिला भी नहीं। अरे छोड़ मेरा हाथ, पागल हो गई है क्या? तोमर चिल्लाया। तभी उस औरत ने अपनी लाठी छोड़ दी। वो सीधी खड़ी हो गई, बिल्कुल तनी हुई। उसका लंगड़ाना गायब हो गया। अगले ही पल उसने एक झटके से अपने सिर से पल्लू हटाया। सामने का मंजर देखकर इंस्पेक्टर तोमर और डॉक्टर खन्ना की सांसें हलक में अटक गईं। सामने कोई गंवार औरत नहीं बल्कि जिले की डीएम अवंतिका सिंह खड़ी थी। उनकी आंखों में वो आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देने को तैयार थी। डीएम मैडम तोमर के मुंह से बमुश्किल आवाज निकली। उसके माथे पर पसीना छूट गया। डॉक्टर खन्ना के हाथ से समोसा छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवंतिका ने तोमर का हाथ झटक दिया और एक कदम आगे बढ़ाया। छटाक पूरे केबिन में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। अवंतिका ने पूरी ताकत से तोमर के गाल पर तमाचा मारा था। तोमर का चश्मा उड़कर दूर जा गिरा। गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए। शर्म आती है तुम्हें खुद को पुलिस वाला कहते हुए? अवंतिका की आवाज शेरनी जैसी दहाड़ रही थी। जिस वर्दी को पहनकर तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, उसी वर्दी की इज्जत बचाने के लिए वो लड़की सरहद पर गोली खाती है और तुम एक लाचार मां को मारने की साजिश रच रहे थे। डॉक्टर खन्ना घिघियाने लगा। दूसरा थप्पड़ डॉक्टर के गाल पर पड़ा। चुप, एक शब्द भी नहीं। अवंतिका ने उंगली दिखाई। डॉक्टर भगवान होता है और तुमने इस पेशे को धंधा बना दिया। 50,000 चाहिए थे ना तुझे? अब तुझे मैं वो दूंगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। अवंतिका ने तुरंत अपना फोन निकला। एसपी साहब, फौरन जिला अस्पताल आ जाओ। पूरी फोर्स के साथ मुझे यहां से 2 कचरे साफ करने हैं। महज 10 मिनट के अंदर अस्पताल का पूरा कंपाउंड पुलिस की गाड़ियों और नीली बत्तियों से भर गया। एसपी खुद दौड़ते हुए आए। डीएम अवंतिका ने कड़क आवाज में आदेश दिया, एसपी सर, इंस्पेक्टर तोमर की वर्दी अभी इसी वक्त उतरवा लीजिए। इसे सस्पेंड नहीं, मैं इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट बर्खास्त कर रही हूं। इस पर हत्या की कोशिश और फिरौती का केस दर्ज होगा। फिर वो डॉक्टर की तरफ मुड़ी। और ये खन्ना, इसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करो, अस्पताल को सील करो और हां, इन दोनों को हथकड़ी पहनाकर पूरे शहर में पैदल थाने ले जाओ ताकि सबको पता चले
कि गरीबों का खून चूसने वालों का क्या अंजाम होता है। पुलिस ने उसी वक्त तोमर और खन्ना को दबोच लिया। जो तोमर आधे घंटे पहले शेर बना घूम रहा था, अब वो गिड़गिड़ा रहा था, मैडम माफ कर दो, गलती हो गई मैडम। लेकिन अवंतिका ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे स्ट्रेचर की तरफ भागी जहां रिया की मां पड़ी थी। चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, अवंतिका चिल्लाई। जी मैडम, सीएमओ। दौड़ते हुए आए इस पेशेंट को अभी के अभी आईसीयू में शिफ्ट करो, बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। अगर इनको खरोंच भी आई तो पूरा अस्पताल सस्पेंड कर दूंगी। सावित्री देवी को तुरंत स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अवंतिका ने राहत की सांस ली। फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ी। चलो थाने, मुझे अपनी शेरनी को आजाद कराना है। कोतवाली के लॉकअप में अंधेरा था। रिया कोने में बैठी रो रही थी। उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसे बस अपनी मां का चेहरा याद आ रहा था। मां, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तभी थाने में हड़कंप मच गया। संतरी ने दौड़कर लॉकअप का ताला खोला। मैडम बाहर आइए, डीएम साहब आई हैं। रिया धीरे से उठी। उसकी आंखों में सूजन थी। जैसे ही वो बाहर आई, उसने देखा कि डीएम अवंतिका सिंह खड़ी है। अवंतिका ने आगे बढ़कर रिया को देखा। उसके माथे पर चोट का निशान था। कैप्टन रिया? अवंतिका ने पूछा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। जी मैम। अवंतिका ने मुस्कुराकर रिया के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी मां अब खतरे से बाहर है रिया, वो आईसीयू में है और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही रिया, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, टूट गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अवंतिका ने उसे गले लगा लिया। रो मत कैप्टन, फौजी रोते अच्छे नहीं लगते। जिसने तुम्हारे साथ ये किया है, वो अब उसी काल कोठरी में सड़ेंगे जहां तुम थी। चलो मां के पास चलते हैं। 2 दिन बाद अस्पताल का माहौल अब बदल चुका था। सफाई चमक रही थी। डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे। प्राइवेट वार्ड के बिस्तर पर सावित्री देवी बैठी थीं। वो अब ठीक थीं। रिया अपने हाथ से उन्हें सूप पिला रही थी। दरवाजा खुला और डीएम अवंतिका अंदर आई। रिया ने सूप का कटोरा रखा और तुरंत सावधान, अटेंशन की मुद्रा में खड़ी हो गई। उसने अपनी वर्दी पहन रखी थी क्योंकि आज उसे वापस ड्यूटी पर जाना था। रिया ने एक कड़क सैल्यूट मारा। जय हिंद मैडम। अवंतिका मुस्कुराई। उन्होंने सावित्री देवी के पैर छुए। माताजी अब कैसी है आप? जीती रहो बेटी, तुमने मेरी लाडो को बचा लिया। सावित्री देवी ने आशीर्वाद दिया। रिया की आंखों में सम्मान और कृतज्ञता थी। मैम, अगर उस दिन आप ना आती तो शायद मेरा भरोसा सिस्टम से उठ जाता। मैंने सीखा था कि दुश्मन सिर्फ सरहद पार होता है, लेकिन आपने सिखाया कि अंदर के दुश्मनों से कैसे लड़ना है। अवंतिका ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, रिया, तुम सरहद संभालती हो ताकि हम यहां सुरक्षित रहें, और मेरा काम है कि जब तुम वापस आओ तो तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। ये कोई एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। रिया ने अपना बैग उठाया। जाने का वक्त हो गया था। अस्पताल के गेट पर रिया ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वहां डीएम अवंतिका खड़ी थी, एक फौजी और एक सिविल सर्वेंट। दोनों अलग अलग वर्दियों में, लेकिन दोनों का मकसद एक, देश और जनता की रक्षा। रिया की जीप सरहद की तरफ बढ़ गई और अवंतिका अपनी फाइल लेकर वापस जनता के बीच चली गई। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर रौनक धीरे धीरे बढ़ रही थी। दफ्तर जाने वाले लोग जल्दी में थे और रिक्शा चलाने वाले अपनी रोजमर्रा की दौड़ में लगे हुए थे। उसी चौराहे के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, गौरी चाय स्टॉल। गौरी रोज की तरह अपने चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी। उसके हाथों से उठती चाय की खुशबू और चेहरे पर मेहनत की चमक साफ दिखती थी। उम्र करीब 30 साल। पति नहीं रहा, मगर हिम्मत अब भी जिंदा थी। उसकी मुस्कान कई थके चेहरों को सुकून दे देती थी। पास के पुलिस चौकी के कुछ जवान रोज उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे, लेकिन उस दिन माहौल थोड़ा अलग था। चौकी में नया अधिकारी ट्रांसफर होकर आया था, सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, अपनी सख्त छवि और नियमों के लिए मशहूर। पहले ही दिन वह इलाके का निरीक्षण करने निकला। उसकी नजर गौरी की चाय दुकान पर पड़ी। कुछ लोग वहां बिना मास्क के खड़े बातें कर रहे थे। अर्जुन भड़क गया। यह क्या चल रहा है? यह चौराहा है या हंसी मजाक की जगह? गौरी घबराकर बोली, साहब, मैं तो बस चाय बना रही हूं, लोग खुद आ जाते हैं। अर्जुन गरजा, इजाजत ली है दुकान लगाने की? किसने दिया तुम्हें अधिकार? गौरी ने हाथ जोड़ दिए। साहब, बच्चों का पेट पालने के लिए चाय बेचती हूं, कोई कागज नहीं है, पर रोज यहीं लगाती हूं। अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। उसने आवेश में आकर गौरी को थप्पड़ मार दिया।
चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वह बोला, कानून सबके लिए एक जैसा है, गरीब या अमीर, नियम तो नियम है। गौरी की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज शांत थी। साहब, कानून से डर लगता है, पर भूख किसी का कानून नहीं मानती। पास खड़े एक बुजुर्ग ने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही घंटों में वह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग नाराज थे, कुछ अर्जुन का पक्ष भी ले रहे थे, लेकिन अर्जुन को लगा उसने सिर्फ ड्यूटी निभाई है। अगले दिन उसे जिला कार्यालय बुलाया गया। सामने बैठी थीं जिलाधिकारी अनन्या वर्मा। उनकी नजरें गंभीर थीं। इंस्पेक्टर अर्जुन, यह वीडियो क्या कह रहा है? अर्जुन बोला, मैडम, अवैध दुकान हटवाना मेरी ड्यूटी है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, ड्यूटी निभाना ठीक है, पर किसी महिला पर हाथ उठाना नहीं। कानून में ताकत है, पर इंसानियत उससे बड़ी है। अर्जुन चुप हो गया। अनन्या बोली, कल सुबह उसी चौराहे पर मिलिए, आपका असली ट्रांसफर वहीं होगा। अगली सुबह चौराहे पर भीड़ थी। गौरी अपनी दुकान पर थी, थोड़ी डरी मगर मजबूत। तभी सरकारी गाड़ी रुकी। अर्जुन और अनन्या उतरे। अनन्या ने कहा, आज एक दिन के लिए यह दुकान आप संभालेंगे, चाय बनाएंगे, गिलास धोएंगे, ग्राहकों से बात करेंगे। अर्जुन चौंक गया। मैडम, यह सजा है? नहीं, अनन्या बोली, यह समझ है। मजबूरी में अर्जुन ने चूल्हा जलाया। गर्मी, धुआं, भाग दौड़,